क्योंकि किसी भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आप जाते हो तो उसके पहले ही शपथ पत्र पे आपका बयान ले लिया जाता है कि अगर आप एक्सपीडिशन के दौरान आपकी मृत्यु होती है या कुछ भी होता है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। लेकिन पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप एक्सपीडिशन के दौरान इकलौते होते हैं। वहाँ पे ना आपको कोई मोटिवेट करने वाला, ना आपको कोई मदद करने वाला। आप अगर हैं वहाँ पे तो इकलौते हैं। जब मैं 2 साल का था तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहीं। मैं बहुत गरीब फैमिली से था तो घर चलाना ही मुश्किल था, तो पढ़ाई को नहीं उस तरीके से मैनेज कर पाना। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो मैं टीचर के फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से उन पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि एवरेस्ट हम भी चढ़ सकते हैं क्या? तो वहाँ पे जो टीचर वीडियो देख रहे थे, उसमें माउंट एवरेस्ट की जो फ़ीस आई तो उसमें लगभग 35 लाख है। तो मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, सरकारी विद्यालय में। तो जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने तुरंत मोबाइल लिया और बोले बच्चे बंद करके आराम से अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करो जाके। बोले अगर 35 लाख ही होता तो आप इस गवर्नमेंट के राजकीय आश्रम पद्धति में पढ़ाई ना कर रहे हो। सबसे पहले वो चोटी कौन सी थी जिसमें आपने भारतीय तिरंगा फहराया हो? देखिए, वो मेरी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के दौरान थी, टेबल टॉप चोटी, जो कि पहलगाम के जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे मैं 12,500 फीट की ऊंचाई पे पहली बार इतनी ऊंचाई पे गया और भारतीय ध्वज फहराया। जिस दिन चंद्रयान 3 जो है मिशन सफल हुआ था, उसी दिन मैंने भी उस माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 77 फीट का तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड अपने देश के नाम किया था। वो मेरी पहली इंटरनेशनल थी। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या, जो केन्या देश में है, उस चोटी का नाम भी केन्या है। उस पे मैं अभी तक किसी भारतीय ने नहीं चढ़ाई किया था। उस पे मेरा पहला प्रयास था और आप सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट से वो मेरा मिशन पहला सक्सेस हुआ और वहाँ पे मैंने 510 फीट का तिरंगा फहराकर एक विश्व रिकॉर्ड भी अपने देश के नाम किया। आपके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? देखिए, बिल्कुल माउंटेनियरिंग फील्ड ऐसी है कि जैसे ही आप किसी हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले होती है ऑक्सीजन की कमी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सबसे पहले। और कई प्रकार के, जैसे हाइको हो गया, एमएस हो गया, ये सारी माउंटेन की बीमारी होती है। बहुत सी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन मुझे अभी तक इतनी बड़ी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। जो चुनौतीपूर्ण एक्सपीडिशन था वो अभी लास्ट जो मैं करके आया माउंट केन्या का था। रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई और टेम्परेचर की बात करें तो -25 डिग्री था, क्योंकि अभी तक मुझे साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन 2-3 घंटे के बाद मेरी उंगलियां जो है पूरी ये लेफ्ट हैंड की जम गई। मुझे नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद जब मैं ये अपनी उंगलियां फोल्ड कर रहा था तो नहीं हुई, तो मुझे लगा कि नहीं हुई। तो गाइड ने मुझे देखा, मेरी उंगलियों की हालत बिल्कुल रेड थी, तो उसने बोला कि मुझे आप फ्रस्ट बाइट एक रोग होता है, मेरी उंगलियां जम चुकी थी, तो उसने गाइड ने बोला कि आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स काटनी पड़ेगी। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर देश का नाम कोई रोशन करेगा। दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए और जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु साक्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं अभिनीत मौर्य जी मौजूद हैं। अफ्रीका की माउंट केन्या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उस पर पहले भारतीय बने हैं अभिनीत मौर्य जी, जिन्होंने 510 फीट का तिरंगा फहराया है। भैया आज मौजूद हैं, सभी बातें करेंगे और जानेंगे भैया का कैसा जीवन है और ये सभी चीज़ कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। आपका सपोर्ट करें और मेरी इस जर्नी को, मैं पूरी अपनी जर्नी को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया स्टार्टिंग से ही सवाल पूछ ले रहा हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में, आधे घंटे 1 घंटे का लगभग होगा जाके। जी भाई। सबसे पहले भैया ये बताइए कि जैसे आपने ये सभी चीज़ शुरुआत की, जी। तमाम शुरुआत करी आपने, इतनी इतनी ऊंची चोटियों पर आप चढ़े जाते हैं और पहले भारतीय बन जाते हैं। कठिन समय चल रहा होता है जीवन में सबके, जी बिल्कुल। आपका भी ये कह सकते हैं कठिन समय होता है। इतनी ऊंची चोटी पर आप चढ़े, कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है इसमें। जी बिल्कुल।
रिस्क तो देखो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी एथलीट खेलों में देखा जाए पर्वतारोहण में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आप जाते हो तो उसके पहले ही शपथ पत्र पे आपका बयान ले लिया जाता है कि अगर आप एक्सपीडिशन के दौरान आपकी मृत्यु होती है या कुछ भी होता है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी एक्सपीडिशन के दौरान डेथ हो जाती है तो अगर पॉसिबिलिटी होगी तो आपकी डेड बॉडी आएगी, अन्यथा डेड बॉडी भी आपको नहीं मिली। तो ये सभी प्रकार का आपसे पहले ही शपथ पत्र पर ले लिया जाता है सच है। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, ये तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जो दर्शक देखना चाहते हैं। जो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भैया एथलीट्स में मतलब हैं एथलीट्स, मतलब कह सकते हैं ऐसा कि कोई फुटबॉल, क्रिकेट ये नहीं, हॉकी वगैरह ये नहीं, एथलीट्स मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ना, ऊँची-ऊँची चोटियों पर चढ़ना, एथलीट्स में ही आ जाता है भैया। जी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा अलग है। हाँ, भैया ने बताया था थोड़ी देर पहले, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि और एथलीट्स जो खेल होते हैं जैसे हॉकी हो गया और भी तमाम भाला फेंकना हो गया, रेसिंग हो गई, इसमें दर्शकों का सपोर्ट मिलता है। जी, बिल्कुल। पर भैया ने कहा है कि इसमें हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, केवल और केवल खुद से मोटिवेट होते हैं। जी, देखिए जो भी एथलीट के जितने भी खेल होते हैं, वो सभी आम जो दर्शक होते हैं, हमारे सपोर्टर होते हैं, जो भी देशवासी होते हैं, उनके सामने होता है। तो एक तरीके से जो भी देशवासी हमें एक तरीके से उत्साहवर्धन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो। अगर आप किसी विपक्षी खिलाड़ी से पीछे हैं, तो आपको मोटिवेट करके वो आगे के लिए उत्साहित करते हैं। लेकिन पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे आप एक्सपीडिशन के दौरान इकलौते होते हैं। वहाँ पे ना आपको कोई मोटिवेट करने वाला, ना आपको कोई मदद करने वाला। आप अगर हैं वहाँ पे तो इकलौते हैं। तो वही खुद से मोटिवेट होना है, देश के जो आपने देश का नाम रोशन करने के लिए उस एक्सपीडिशन पे निकले हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं सारी ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं और देश का जो तिरंगा आप लेकर गए हैं, उस चोटी पे फहराना होता है। जी। तो भैया एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने ये सभी चीज़ें की, एथलीट्स में आपको इंटरेस्ट था, तो और भी कर सकते थे, भाला फेंक सकते थे, हॉकी खेल सकते थे, रेसिंग कर सकते थे, पर्वतारोहण बनने क्यों चुना? जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए, मैं भी बचपन से कुछ अलग करना चाहता था, जिससे मैं अपने देश का नाम विश्व पटल पे रोशन कर सकूँ। तो मैंने कई चीज़ें देखी, मैंने कई क्षेत्र में देखा, लेकिन पर्वतारोहण क्षेत्र बिल्कुल अलग-सा था। मैं जनपद से एकमात्र पर्वतारोही हूँ और अपने स्टेट से बहुत ही कम पर्वतारोही हैं। तो मैं इस अलग फ़ील्ड को चुनने का ये रास्ता था कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बने-बनाए हैं। क्रिकेटर हो गए, इसमें आम लोग जाते हैं। तो मैंने पर्वतारोहण को इसलिए चुना कि आने वाले समय में जो हमारे युवा है, दोस्त है, वो भी कुछ अलग सोच सके, जो लोग अलग करना चाहते हैं। तो वो हमारी तरीके से, जैसे मुझे बहुत सी कठिनाइयाँ आई इस फील्ड में आने के लिए, तो वो भी कुछ अलग सोच सकते हैं, तो मैं पर्वतारोहण को चुना। मैं बचपन में जब कक्षा 5 में पढ़ता था, तब मैंने बछेंद्री पाल जी का नाम सुना था, वो भारत की प्रथम एवरेस्टर हैं। तो उनसे मैं प्रेरित हुआ, तो मैंने पर्वतारोहण क्षेत्र को चुना। अच्छा भैया एक चीज़ बताइए, ये सभी तमाम चीज़ें आपकी हो गई, आपके जीवन में आ जाते हैं। हाँ, पर्वतारोहण की बातें और भी बाद में पूछेंगे, आपके जीवन में आ जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? जी, मेरा जन्म जो है हरदोई जनपद के एक छोटे से गाँव साता में हुआ है और जन्म के बाद बहुत ही मतलब विपत्ति आई मेरे परिवार पे। जब मैं 2 साल का था, तो मेरी माताजी का देहांत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहीं और मेरा जो पालन-पोषण है, मेरे पिताजी ने और फैमिली ने, बड़ी बहनों ने, वो बड़े भाइयों के सपोर्ट से हुआ। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपकी जो पढ़ाई हुई है, क्योंकि कह रहे हैं बहुत कठिन वाला समय था कि अगर किसी की माताजी, आप जैसे 2 साल के थे तब उनका देहांत हो गया था। तो परिवार में बहुत कठिनाइयाँ हो गई होंगी। जी, भी। किस-किस ने मैनेज की वो सभी चीज़ें? देखिए, सबसे क्योंकि गार्जियन के तौर पे पिताजी ही थे घर पे और बड़ी बहन 2 थी, 2 बड़े भाई। तो जैसे पढ़ाई को लेकर देखा जाए, क्योंकि घर पे मैं बहुत गरीब फैमिली से था, तो घर चलाना ही मुश्किल था, तो पढ़ाई को नहीं उस तरीके से मैनेज कर पाना। तो अभी तक मैं इंटर तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हुई है, क्योंकि घर की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो सरकारी विद्यालय से ही मैं पढ़ा और फर्स्ट ईयर इंटर मैंने आवासीय विद्यालय से किया, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सारी सुविधाएँ देती है, तो वो मैंने वहाँ से किया है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, जैसे ये सभी तमाम चीज़ें आपकी परिवार की हो गई हैं। पैतृक गाँव आपका जो आपने बताया हरदोई में वही के हैं। जी, अच्छा ये आपने जब फ़ील्ड चुना, जी। फ़ील्ड चुनने के बाद गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग, जिले के लोग, बहुत सारे लोगों ने मज़ाक तो नहीं बनाया आपका? जी, बिल्कुल मज़ाक बनाया, बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया। देखिए, कोई भी फ़ील्ड चुनते हैं, जैसे आप
किसी बचपन से कोई बच्चे से पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो सभी को पता है कि अगर बच्चा टीचर बनेगा तो उससे अर्निंग होगी, उससे उसका फैमिली चलेगी, उससे बहुत सारी चीजें होगी। डॉक्टर बनेगा तब भी उससे अर्निंग होगी। लेकिन पर्वतारोहण से जब मैंने सभी को बताया तो लोग यही पूछते थे उसमें आपका क्या फायदा होगा। देश का आप नाम रोशन करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आपके आर्थिक लाभ, आपके परिवार की समृद्धि और कैसे आप बढ़ोगे आगे। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पर्वतारोहण को चुनने के बाद ना कोई ऐसा यूपी गवर्नमेंट में पॉलिसी है जिससे आपको आर्थिक सहयोग मिल सके। लेकिन बस वही जुनून था। मैंने कहा, हमारे बड़े भैया नागेश्वर मौर्य एंड भाभी जी ने और सभी लोगों ने, मतलब इवन फैमिली ने मुझे मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, आर्थिक तौर पे हो या कई प्रकार से उत्साहवर्धन हो, तो वो सारी चीजें उन्होंने मैनेज की मुझे। अच्छा, वो चीज़ बताइए, जैसे मज़ाक वाली बात हुई थी, किस-किसने मज़ाक बनाया आपका? देखिए, कौन है वो? अब मतलब पब्लिकली किसी का नाम तो लेना नहीं, लेकिन बहुत ही मेरे खास फ्रेंड्स थे, इवन टीचर भी थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मुझे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, तो मैं टीचर के फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से उन पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि एवरेस्ट हम भी चढ़ सकते हैं क्या? तो वहाँ पे जो टीचर वीडियो देख रहे थे, उसमें माउंट एवरेस्ट की जो फीस आई, तो उसमें लगभग 35 लाख आई। तो मैं तो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, सरकारी विद्यालय में, वहाँ पे आपको चप्पल से लेकर के सारी सब कुछ मिलता है फ्री में। तो जब वहाँ पे फीस आती है माउंट एवरेस्ट की 35 लाख चढ़ाई के लिए, तो जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने तुरंत मोबाइल लिया और बोले बच्चे बंद करके आराम से अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करो जाके। मैंने बोला क्यों सर? बोले अगर 35 लाख ही होता तो आप इस गवर्नमेंट के राजकीय आश्रम पद्धति में पढ़ाई ना कर रहे हो। तो उन्होंने मोबाइल बंद किया, तो मैं भी वहाँ से मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हुआ और पढ़ाई करने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, इंटर हुआ, उसके बाद मुझे भैया का पुराना फ़ोन मिला। फिर वहाँ से मैंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देखी और फिर हमारी एक मुलाकात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं सुश्री मिताली प्रसाद जी। उनसे मैंने पर्वतारोहण के बारे में बारीकी से जानकारी ली। फिर मैंने इस फील्ड के लिए, जैसे मुझे पहले इसके नहीं पता था कि इसकी भी पढ़ाई होती है। जो मिताली प्रसाद जी हैं, उन्होंने इसकी मुझे जानकारी दी कि अगर किसी भी माउंटेन पे आपको क्लाइंबिंग करना है, तो उसके पहले आपको कोर्स करना पड़ता है, यानी कि इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे गाइडेंस किया। मैंने जम्मू कश्मीर से इसकी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पहलगाम है, वहाँ से मैंने इसकी पढ़ाई की है। सबसे पहले वो चोटी कौन-सी थी जिसमें आपने भारतीय तिरंगा फहराया हो? देखिए, वो मेरी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के दौरान थी, टेबल टॉप चोटी, जो कि पहलगाम के जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे मैं 12,500 फीट की ऊँचाई पे पहली बार इतनी ऊँचाई पे गया और भारतीय ध्वज फहराया। और उस दिन मुझे, वो काफ़ी कम ऊँचाई चोटी थी कि वो पहला एक्सपीडिशन था। 12,500 फीट पे जब मैं उस ऊँचाई पे पहुँचा, तो मुझे जिस मैं चोटी पे था, उसके चारों तरफ सारी चोटियाँ नीचे थी और बादल मुझे छू के जा रहे थे और मैं तिरंगा ऊपर फहराए हुआ था। तो मुझे बहुत ही जीवन का सबसे खुशी का पल था, क्योंकि मैं पहली बार उस हाइट पे लेकर अपने देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को बड़े गर्व से फहरा रहा था। अभी तक कितने आपने पर्वत कह सकते हैं, पर्वतारोहण जो आप कम कर रहे हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, जैसे कोई भी हो, ऊँची-ऊँची चोटियों पर आप जाते हैं। जी। अभी तक कितनी चोटियों पर आप जा चुके हैं? देखिए, अभी तक मेरी इंडिया की 10 हो चुकी हैं और 3 इंटरनेशनल चोटियाँ। अच्छा, कौन-कौन सी 10 हो गई हैं इंडिया की? देखिए, सबसे पहले जो थी हमारी टेबल टॉप, दूसरी थी द्रास की सबसे ऊँची चोटी माउंट मचुई, तीसरी केदारकट्टा ट्रैक किया, चौथा तपोवन ट्रैक किया और उसके बाद जो 5वां था मेरा पहला इंटरनेशनल, 2023 में मैंने 15 अगस्त 2023 को मेरा टारगेट था स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में करने का। लेकिन वहाँ पे मौसम विपरीत था और अन्य परमिशन न मिलने के कारण मुझे वो एक्सपीडिशन 23 अगस्त को करना मेरा पूरा हुआ। जिस दिन चंद्रयान 3 जो है मिशन सफल हुआ था, उसी दिन मैंने भी उस माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 77 फीट का तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड अपने देश के नाम किया था। वो मेरी पहली इंटरनेशनल थी। उसके बाद मैंने हिमाचल की, फ्रेंडशिप पीक किया और कई भी देश की किया। और उसके बाद जब 2024 में 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे के 75वां रिपब्लिक डे था, उसके अवसर पे मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, जो कि तंजानिया में पड़ती है, माउंट किलिमंजारो, उसको मैंने सफलतापूर्वक फतेह किया। और तीसरी बीच में मैंने एक देश की थी, लाहौल घाटी की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनम, उसकी हाइट लगभग 6,111 मीटर है, उसको किया। और ये जो अभी लेटेस्ट मैं 6-7 दिन पहले करके आया हूँ,
अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या, जो केन्या देश में है, उस चोटी का नाम भी केन्या है। उस पे मैं अभी अभी तक किसी भारतीय ने नहीं चढ़ाई किया था। उस पे मेरा पहला प्रयास था और आप सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट से वो मेरा मिशन पहला सक्सेस हुआ और वहाँ पे मैंने 510 फीट का तिरंगा फहराकर एक विश्व रिकॉर्ड भी अपने देश के नाम किया। तो भैया जो माउंट केन्या पे आपने चढ़ाई की, तो माउंट केन्या की जो कितनी फीट ऊंची चढ़ाई है? वो माउंट केन्या की जो 17,057 फीट ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है, उसकी हाइट 19,341 फीट। तो उस पर कब चढ़ने का प्लान है? उस पे मैं पहले लास्ट ईयर चढ़ चुका हूँ, 26 जनवरी 2024 को माउंट किलिमंजारो पे। अच्छा, हाँ, उस पे पहले चढ़ चुका था, इस पे अभी चढ़ा हूँ लर। उस पर चढ़ चुके हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आप भारतीय बने हैं, जी तो अपने देश के अंदर कहीं न कहीं ऐसा भी माहौल क्रिएट हुआ होगा जब आप चढ़ कर आए हैं। जी लोगों ने स्वागत सम्मान किया होगा, तमाम चीज़ें, क्योंकि एथलीट्स में देखा जाए आपका जो ये फील्ड है बिल्कुल अलग है। जी तो कैसा क्या लोग सम्मान देते हैं आपको? जी देखिए, सम्मान की तो बात रही, बहुत लोग सम्मान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा ऐसा फील्ड है जो अभी तक लोगों ने सुना ही नहीं था। जैसे हमारे खास तौर से जनपद में या पड़ोसी जनपद में बहुत से लोग ऐसे हैं पर्वतारोहण को जानते ही नहीं। अगर मैं बताता हूँ कि मैं पर्वतारोही अभिनीत बोल रहा हूँ तो बोलते हैं क्या होता है, तो उन्हें पूरी डिटेल देनी पड़ती है कि ये भी एक एथलीट के अंतर्गत आता है, खेलों में आता है पर्वतारोहण भी। जी। जैसे पर्वतारोहण जब आप कोई किसी भी चोटी पर अपना तिरंगा फहराते हैं, देश के लिए गर्व की बात होती है। तो आपके लिए क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं इन सभी के लिए? देखिए बिल्कुल, माउंटेनियरिंग फील्ड ऐसी है कि जैसे ही आप किसी हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले होती है ऑक्सीजन की कमी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सबसे पहले। और कई प्रकार के जैसे हाइको हो गया, एमएस हो गया, ये सारी माउंटेन की बीमारी होती है। बहुत सी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन मुझे अभी तक इतनी बड़ी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मैंने अभी तक इंडिया की 10 और 3 इंटरनेशनल चोटियां की है। लेकिन जो मेरे लाइफ का सबसे जो चुनौतीपूर्ण एक्सपीडिशन था वो अभी लास्ट जो मैं करके आया माउंट केन्या का था, जो कि अफ्रीका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इस पे मैं बेस कैंप से निकल कर जो एडवांस बेस कैंप था वहाँ के लिए निकल रहा था। तभी रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई और टेम्परेचर की बात करें तो -25 डिग्री था। तो उस -25? जी बिल -25 डिग्री टेम्परेचर था। तो मुझे पहले तो नहीं लगा क्योंकि स्नोफॉल तो हो रहा था, तो मैंने नॉर्मली वुलन ग्लव्स पहने हुए थे। लगभग 1 घंटे ट्रैकिंग के बाद मुझे लगा कुछ-कुछ ठंडियाँ हो रही है, उँगली थोड़ा जम रही है, लेकिन मैंने गौर ध्यान नहीं दिया उस हिसाब से, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन 2-3 घंटे के बाद मेरी उँगलियाँ जो है पूरी ये लेफ्ट हैंड की जम गई। मुझे नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद जब मैं ये अपनी उँगलियाँ फ़ोल्ड कर रहा था तो नहीं हुई। तो मुझे लगा कि नहीं होगी। तो गाइड ने मुझे देखा, मेरी उँगलियों की हालत बिल्कुल रेड थी, तो उसने बोला कि मुझे आप फ्रॉस्ट बाइट एक रोग होता है, मेरी उँगलियाँ जम चुकी थी। तो उसने गाइड ने बोला ये आपकी उँगलियाँ पहले देखते हैं अगर विक्स वगैरह लगा के, जो भी उसका था वार्म पानी वगैरह, लेकिन उससे नहीं हुआ। तो उसने लास्ट टाइम मुझे बोला कि आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स काटनी पड़ेंगी। तो मुझे बहुत ही दुःख हुआ और मुझे लगा यही कि ये मेरा लास्ट एक्सपीडिशन है मेरी लाइफ का और ये पर्वतारोहण क्षेत्र मैं इसी एक्सपीडिशन के बाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा था जब ये हाथ ही नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे उसके बाद मैं रो रहा था, मेरे पास वो वीडियो भी है। लेकिन एक वो भी था, जुनून था, आप सभी का आशीर्वाद था कि मैं देश का तिरंगा लेकर आया हूँ, वो भी पहली बार माउंट केन्या की क्लाइंबिंग के लिए। तो वही सारी चीज़ें आप सभी का आशीर्वाद और सपोर्ट से लगभग 3-4 घंटे मेरे इसमें जैसे वार्म पानी वगैरह में रखा और वैक्स वगैरह लगा के मेरी उँगलियाँ थोड़ी-थोड़ी 3-4 घंटे बाद मूवमेंट चालू हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद हो सकता है। तो 6-7 घंटे बाद मेरी उँगलियाँ पुनः ठीक हो गईं। तो मुझे लगा कि मैं आगे माउंट जो केन्या का एक्सपीडिशन था कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर उसके 24 से 48 घंटे बाद मैंने माउंट केन्या को सबमिट किया और देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को बड़े गर्व के साथ माउंट केन्या पर पहली बार फहराया। अच्छा, एक वो वीडियो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जिसमें भैया जब माउंट केन्या पर चढ़ रहे थे, तो उस समय की वीडियो दिखा रहे हैं। उस टाइम पे भैया कह सकते हैं कि रो रहे थे। भावुक भी नहीं, रो रहे थे। वो वीडियो आप लोग देख लीजिए एक बार।
तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, भैया ने पहले ही बता दिया था कि वो वीडियो बहुत मतलब कह सकते हैं भावुक कर देने वाला था। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा था आपको जब आपने वो सफलतापूर्वक चढ़ाई चढ़ ली थी? देखिए, किसी भी एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो जो अभी तक जितने भी एक्सपीडिशन किए हैं सभी में कठिनाइयां आती। जो फाइनल चढ़ाई होती है ना लास्ट की, जब रात को हम लोग सबमिट के लिए निकलते हैं, रात को 10 या 11 बजे, और सुबह सबमिट होता है 6 से 7 8 बजे, जैसा एक्सपीडिशन हो, तो उस रात को सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण माना जाता है। मैं माउंट एल्ब्रुस पे पहली बार इंटरनेशनल था, उस पे भी गया था, तो उस पे भी मैं रो रहा था। इवन लगभग 7 घंटे की ट्रैकिंग के बाद सुबह का 6 बजा हुआ था, सूरज उग रहा था, तो उस समय मैं रो रहा था इसलिए क्योंकि मेरी फिंगर जो है काम करना बंद कर दी थी। मुझे लगी थी प्यास, तो मेरे गाइड ने मुझे पानी दिया और पूछा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा उसको ये नहीं बताया रो रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीडिशन था। अगर मैं ये बता देता कि रो रहा हूँ तो शायद वो गाइड मुझे वापस ले आता और माउंट एल्ब्रुस, जो कि मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपीडिशन था, वो मुझे सबमिट ना कराता। वो समझता कि इन्हें हो सकता कोई हेल्थ इश्यू हो, तो इसलिए मैंने उसे ये नहीं बताया और उसे मैंने ये बता दिया कि ये स्नो है, क्योंकि बर्फीली तूफान चल रहा था। मैंने उसे बता दिया कि ये हमारे चेहरे पे स्नो है। मैंने उसको छुपाया, क्योंकि वो बहुत, माउंट एल्ब्रुस जो है बहुत ही खतरनाक चोटी है, क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट में वेदर कंडीशन बहुत जल्दी बदलता है। तो वो भी, वहाँ भी मैं रोया था। अभी तक मैं 2 एक्सपीडिशन में रोया हूँ, क्योंकि रोने की कंडीशन जब आती है, जब पूरी तरीके से दिल और दिमाग टूट जाता है, चलने के लिए बल नहीं बचता है, कई प्रकार की डिमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर एक जुनून आता है देश के लिए। मैं आया था सारी सब कुछ तैयारी करके, देश का तिरंगा फहराना है, तो वही फिर एक मोटिवेशन जागता है और देश के नाम के लिए फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भैया की जो कह सकते हैं अभी तक की जर्नी थी, वो भैया ने अभी तक बता दिया। अगर भारत में बात करी जाए तो 10 जी, 10 चोटियों पर आप चढ़ चुके हैं, उनके नाम बता दिए हैं। और अगर इंटरनेशनल की बात करी जाए तो 3 पर। मैंने आपके बारे में सुना है आप पोइट्री भी करते हैं। जी, वो शायद आज के लोगों को नहीं पता है। जी, जी, पर मुझे आपके बारे में ये थोड़ी-थोड़ी जानकारी मिली है। तो क्या-क्या पसंद है आपको पोएट्री में? क्या मतलब कैसी आपने इसमें कहाँ से रुचि आई? देखिए इसमें मेरी रुचि आई, मैं जब इंटर में पढ़ता था, तो मेरी एक टीचर थी सविता मैम। उन्होंने मुझे एक डायरी पहले लिखना होता था, तो मेरे सब्जेक्ट में थी कि डायरी लेखन कला होता है, जैसे निबंध होता है वैसे। तो उन्होंने मुझे डायरी लेखन कला सिखाई, वो मेरे सब्जेक्ट में ही थी। तो कई प्रकार की डायरी में लिखता था, तो मुझे जैसे निबंध वगैरह लिखना होता था, तो उसी में मैं डायरी एक लिखता था, मेले में खोया हुआ बालक। तो उसपे मुझे वो सब्जेक्ट दिया, मैंने उसपे लिखा, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। तो उन्होंने, मैम ने मुझे उसपे एप्रिशिएट किया, गुड दिया, तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि मैं भी पोएम लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने वहाँ से ट्राई किया। खास तौर से मुझे पसंद है नेचर के लिए और देश के लिए लिखना, तो मैं स्पेशली देश के लिए या नेचर के लिए लिखता हूँ। तो वहाँ से मैंने 2-4 एक पोएम पहले मैंने किसान पे लिखी थी, तो मैंने मैम को दिखाई और कई लोगों को दिखाई। उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और मुझे अच्छा मतलब कहा कि आप लिख सकते हो। फिर वहाँ से मैं ट्राई करता रहा। 2018 में जब फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद से मैं लगभग 3 साल लॉकडाउन तक मैं अच्छा पोएम लिखा, लगभग 30-40 पोएम लिखा। वो अभी तक मेरे पास हैं। उसके बाद मुझे इसमें पर्वतारोहण क्षेत्र में आया, समय का अभाव था उस कारण नहीं लिखा। और उसके बाद जब जो 2017-18 से 20 के बीच का समय था, उसमें कुछ मेरे साथ इश्यू हुआ। जैसे मैंने पोएम लिखा और मुझे ये नहीं पता था, स्टोरी और स्टेटस मैंने डाला, तो वहाँ से कुछ लोगों ने मेरी पोएम चोरी की, तो वहाँ से मैंने फिर पब्लिश करना बंद कर दिया। अच्छा, कौन-सी आपकी पोएम है जो आपने सबसे पहले आपने कहा कि किसान के ऊपर लिखी थी? वो मेरे वो मेरे खेत वो उसका टाइटल है गरीब किसान। अच्छा, वो सुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं उसको सुनाता हूँ 4 लाइनें कि हरे-हरे खेत में धान खड़े हैं, लहलहाते खेत देखकर किसान के होठ खिले हैं। जो मेरी दूसरी पोएम है, वो प्रकृति पे है। मैंने उसका टाइटल दिया है प्रकृति की आवाज़। जो प्रकृति है, हमको सारी चीज़ मुफ्त में देती है, और जब भी आप प्रकृति का रौद्र रूप देखते हैं, तो 2 मिनट के अंदर तहस-नहस करके सब कुछ मिला देती है। तो उसपे मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सुनिएगा। मत खेल ना तू मुझसे दूँगी तुझे मीठा। ये प्रकृति की आवाज़ है, मानव से कह रही है, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ
छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति की आवाज है, मत खेल ना तू मुझसे, दूंगी तुझे मिटा, देती हूँ मुक्त तुझको, फिर क्यों मुझे सता। क्योंकि प्रकृति सारी चीज हम लोगों को मुक्त में देती है, लेकिन मानव जो है कुछ निजी स्वार्थ के लिए फिर भी उसको सता रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो गई, जो भी है बहुत सी तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। ये 4 लाइनें मैं आपको उसकी सुनाया हूँ। ये प्रकृति की आवाज थी। तो बेवजह हम लोगों को प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको सब कुछ दिया है, उसमें हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, भैया एक चीज़ और बताइए, जैसे आप किसी भी चोटी पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई भी जैसे आपने अभी माउंट केन्या पर गए और भी चोटियों पर आप गए, घर वाले मना नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। घर वाले ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगी, भाभी लोग, दीदी लोग कहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए सभी लोग कहते हैं। जब मैं पहले बार एक्सपेडिशन पे गया था माउंट एल्ब्रूस पे, तो लोग घर के रो रहे थे, तो मुझे भी देख के रोना आया। लेकिन वही है ना कि मैं इतने दिनों से लोगों से, क्योंकि माउंटेनियरिंग फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो लोगों के पास जाना, छोटा छोटा डोनेशन लेना, सभी के साथ देना, अगर वही चीज है, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर देश का नाम कौन रोशन करेगा। देश का नाम रोशन करने के लिए अगर मैंने सोचा है, तो फिर देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कोई भी मंजिल को फतेह करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे माउंट केन्या पर गए, इसकी भी फीस होती होगी, कोई किसी भी चढ़ाई पर आप जाते हैं उसकी फीस होती होगी। गरीब परिवार से हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए, अभी तक क्योंकि परिवार से तो सपोर्ट रहता ही है पूरा, लेकिन परिवार से इतनी अच्छी बैकग्राउंड नहीं है कि सारा पैसा परिवार से लग सके। तो पूरे समाज के लोग और क्षेत्र के लोग, काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी लोग बहुत दूर-दूर से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अभी तक जितनी भी एक्सपेडिशन मैंने किया है, सभी एक्सपेडिशन में आप सभी का सहयोग रहा। आपके माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे आर्थिक सहयोग दिया, और तभी जाकर मेरा ये एक्सपेडिशन सफल होता है। अच्छा, एक चढ़ाई पूरी करने के लिए, जैसे माउंट केन्या हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कितना खर्चा लगभग आ जाता है? इनमें लगभग लाखों का आता है, 3 लाख 4 लाख ऐसा एक्सपेडिशन में आता है, एक एक एक्सपेडिशन का। 3 से 4 लाख जी बिल्कुल। कैसे मैनेज होता है भैया? यही बस, जैसे अगर 50% या 70% तक लोगों से कलेक्शन हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मेरे भैया घर पे जनसेवा केंद्र चलाते हैं, वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, आर्थिक से लेकर मेंटली हो या कैसे भी तरीके, सारी चीजें वो मैनेज करते हैं। एक चीज़ और बताइएगा कि सरकार आपको मदद नहीं करती है? क्योंकि आप भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे सरकार का भी नाम रोशन होता है कि हाँ, भारत से कोई गया और माउंट केन्या पर 510 फीट का तिरंगा फहराया और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे अपने यूपी गवर्नमेंट में कहें, तो ऐसा इसका कोई पॉलिसी नहीं है, वरना सरकार इसका सहयोग कर सकती। लेकिन मुझे आशा है कि आपके माध्यम से या सरकार तक बात पहुंचेगी, फ्यूचर में मुझे अवश्य सहयोग करेगी, और पर्वतारोहण जो क्षेत्र है, इसे अपने यूपी गवर्नमेंट खेल में शामिल करेगी। जी। जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं, जी जी बिल्कुल। उसमें जैसे पर्वतारोहण ये चीज़ नहीं आती है। नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, बाकी सब आते हैं, भाला फेंकना, हाँ, फुटबॉल ये सारे। और भी सभी तमाम चीज़ें आती हैं। अ, क्या आप देश से माँग कर रहे हैं? सरकार से क्या माँग कर रहे हैं? सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जैसे जो भी लोग पर्वतारोहण क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए भी, जैसे अन्य खेलों में लोग जाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे कोई इंटरनेशनल खेल के आया, गोल्ड मेडल आया, कुछ भी पदक हुआ, तो उसके लिए पुरस्कार राशि भी है, और प्लस नौकरी में प्रावधान भी है, आरक्षण कोटा है, और कई प्रकार के, जैसे आप गोल्ड मेडल वगैरह लाते हो, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको ग्रुप बी की नौकरी है। तो मैं शासन से यही मांग करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि शासन जल्द ही पर्वतारोहण क्षेत्र को भी अन्य खेलों की अपेक्षा तरह इसमें शामिल करे, और जिससे पर्वतारोहण क्षेत्र को बढ़ावा मिले, और यूपी से, अपने प्रदेश से, एक से बड़े पर्वतारोही निकले। जी। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइएगा कि आपने तमाम चोटियों को फतेह किया, इसमें आपको कहाँ-कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है? देखिए बिल्कुल, जैसे यदि आप अपने हरदोई जिले से जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हरदोई जिले की भी रहती होगी, वहाँ के डीएम की रहती होगी कि हाँ, हमारे जिले का कोई भी लड़का जा रहा है,
किसी पहाड़ी ऊंची चोटी को फतेह करने के लिए, तो कहाँ-कहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है या फिर ऐसे ही होता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे किसी भी माउंटेन पे आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हो, जैसे इंडिया में आप अगर क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आईएमएफ है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, तो वो आपको लोकल परमिशन देता है। जैसे उत्तराखंड में हो, तो आपको उत्तराखंड टूरिज़्म के माध्यम से आईएमएफ के ऑफिस जाना पड़ेगा लोकल, वहाँ से परमिशन मिलेगा। अगर आप किसी विदेश में हो, तो आपको वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ से माउंटेन के लिए जो वहाँ की जो भी संगठन हो, उससे परमिशन लेना पड़ता है। आपने जो भी कोर्स किए हैं, अपने बेसिक एडवांस जो भी उसके सर्टिफिकेट है, वो लगा के तब आपको वहाँ से परमिशन मिलेगा और परमिशन के साथ आपको गाइड जो भी है वहाँ का, उसके माध्यम से परमिशन मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे एक जैसे आपने अभी माउंट केन्या पर आप गए, जी। कब प्लान बनाया? मतलब प्लान बनाने से फतेह करने तक का समय और घर आने तक का समय, कितने दिन लग जाते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने? वो देखिए बिल्कुल सही, जो जैसा एक्सपीडिशन होता है, हुँ। जैसे माउंट एलब्रूस था, वो उसकी जो एक्सपीडिशन ड्यूरेशन था उसका अलग था, माउंट किलिमंजारो का अलग था और माउंट केन्या का सबकी हाइट पे डिपेंड करता है। तो माउंट केन्या का था मेरा 8 दिनों का एक्सपीडिशन था टोटल जाने आने का। वहाँ जो एक्सपीडिशन का था, वहाँ मेरा 4 दिनों का एक्सपीडिशन था। माउंट केन्या जो नेशनल पार्क है उसके अंदर का 4 दिनों का था, टोटल 8 दिनों का मेरा एक्सपीडिशन था। सबसे ज़्यादा दिनों में कौन-सी आपने चोटी को फतेह किया था? वो माउंट एलब्रूस था मेरा, अच्छा, कितने दिन? 12 दिनों का मेरा 12 दिन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप किसी भी चोटी पर चढ़ाई करते हैं, बहुत कठिनाई होती है। जब वहाँ से आप नीचे आते हैं, जब बैक आते हैं, जी। तब भी क्या कठिनाइयाँ होती है या फिर आराम से आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए चढ़ाई वो बचपन में जैसे हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे ना, हुँ। तो पेड़ पे चढ़ तो आराम से जाते थे। अभी ये दौर आपके भी साथ आया होगा, मेरे साथ तो आया है। मैं कई बार पेड़ पे चढ़ तो गया लेकिन उतारते समय किसी का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि चढ़ना तो सरल है, उतरना काफ़ी कठिन हो जाता हुँ। है। तो वही रिस्क है, चढ़ते समय तो आपको अधिकतर जो एक्सपीडिशन फाइनल चढ़ाई होती है, वो हम लोग रात को करते हैं क्योंकि रात को माहौल शांत रहता है और मौसम साफ रहता है। दिन में कई प्रकार के माउंटेन में हैज़ार्ड होते हैं, जैसे अवलांच वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए रात को चढ़ाई होती है। जब दिन में उतरते हैं, तो हमें पता चलता है, दिखता है कि कितनी दूर जाना है, 10 घंटे चलना है, उस हाइट दूरी को मेंटेन करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिन में समस्याएँ आती है और जैसे जब उतरते हैं, तो पूरे एक्सपीडिशन की 4-5 दिनों की कंटिन्यू आपकी ट्रैकिंग क्लाइंबिंग, वो पूरी शरीर की थकावट होती है और उसको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं समिट के बाद। और जैसे समिट के जो पहले का जुनून रहता है कि हाँ, मुझे देश का तिरंगा वहाँ पे फहराना है, अच्छा लगेगा, उसी के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक अपने देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा देते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से थकान और शरीर जो है जवाब दे जाता है, तो यही बस होता है कि वही ऊपर पड़े रहे। लेकिन सबमिट होने के बाद आपको वहाँ 10-15 मिनट जो भी है फ़ोटो सेशन करिए, उसके बाद आप ऊपर बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि माउंटेनियर लोग पीक सबमिट करते हैं और अगर वहीं पे सबमिट कैंप पे सो जाते हैं, एवरेस्ट वगैरह पे अधिकतर ऐसा होता है, हुँ। तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा गाइड लोग करते हैं कि वहाँ पे जैसे ही आपका सबमिट हुआ, तो आपको उस सबमिट कैंप में नहीं सोना है, डायरेक्ट आपको बेस कैंप पे ले जाते हैं। अच्छा। कितनी भी आपको समस्या हो, लेकिन थके हो, कुछ भी हो, आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपके साथ डेथ हो जाए या कुछ भी दुर्घटना हो जाए। रिस्क रहती है बहुत। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये सभी तमाम चीज़ें बता दी हैं। कहीं न कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि जैसे आपने कोई भी मंजिल को चढ़ना है, जी, जैसे आपको तिरंगा फहराना है, केन्या पर ही फहराना, आपने फहरा लिया। जब आप चढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में ये आ रहा था कि हाँ, हमें यहाँ पर तिरंगा फहराना है। जब आप फहराते हैं, तो कहीं न कहीं आधी थकान दूर हो जाती होगी कि हाँ, मैंने करके दिखा दिया। बिल्कुल आधी क्या पूरी थकान दूर हो जाती है और वो खुशी मुझे ही मैं महसूस हुँ। कर सकता हूँ और कोई शायद नहीं महसूस कर सकता क्योंकि मेरे बहुत दिनों की मेहनत वो 5 मिनट की जो लोग कहते हैं ना खुशी, वो किसी के साथ साझा नहीं होती क्योंकि मैं जिस चोटी पे फहराता हूँ तिरंगा और उसके चारों ओर जो चोटियाँ होती हैं वो छोटी-छोटी होती हैं और मैं उस सबसे ऊँची चोटी पे खड़ा होता हूँ और अपने देश का तिरंगा फहराता हूँ, तो बहुत ही मुझे खुशी होती है। अच्छा, आप जो अपने साथ में बैग ले जाते हैं, जी। क्या-क्या होता है उस बैग में? कितना वज़न होता है? देखिए उसमें जैसे आप किसी भी तीर्थ यात्रा की करते हैं तो उसमें आपका लगभग सारा सब कुछ होता है जो भी आप यूज़ करते हैं।
तो मैं एक एक्सपेडिशन पे जाता हूँ, तो उसमें जैसे आप लोग जाते हैं तो उसमें रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि हर जगह होटल वगैरह मिल जाता है। तो हम लोगों को क्या होता है, ऐसे उसमें कैंपिंग टेंट होता है, टॉयलेट टेंट होता है, खाने पीने के सारी सामान होता है, और किचन टेंट भी साथ में, जैसे पूरी टीम रहती है तो सब कुछ होता है। इवन सारी चीजें खाने से लेकर, गैस चूल्हा हो गया मिनी, टॉयलेट टेंट हो गया, सब कुछ होता है, टॉयलेट पेपर से लेकर आपके उसमें हाँ बैग बैग में? हाँ, पानी की बोतल वगैरह सारी। केवल पानी साथ में नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि पानी एक्सपेडिशन वगैरह में बर्फ पिघलाई जाती है, अधिकतर उसे नदी नाले मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे कितना वजन हो जाता है आपके एक बैग में? मिनिमम 25 kg। मतलब पीठ पर 25 हाँ, किलो वजन 25 लादकर जब से चढ़ना। प्लस होगा, कम नहीं होगा 25। अच्छा, तो जैसे आपकी 7 दिन की वो यात्रा रही, तो 7 दिन का खाना उसमें रहा होगा, हाँ, सारी सब चीज। जी। बहुत कठिनाइयां हो जाती है, जी 25 बिल्कुल। किलो का वजन और चढ़ना भी है। देखिए, खाने में मतलब कोई, जैसे आपको बता दूं कि आम खाना नहीं होता हम लोगों की तरीके से। वहाँ पे केवल आपको जैसे मैगी हो गया, ब्रेड्स हो गए, या और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, यही आपको खाना है। कोई वैसा आपको यहाँ खाना नहीं ऊपर मिलता है। अच्छा, और भी लोग जाते हैं ऐसी चढ़ाइयों को चढ़ने के लिए, या फिर आप ही जैसे आप गए हैं, बीच बीच में वो मिलता है ठहरने के लिए, जी, टेम्पो वगैरह। तो वहां पे और भी लोग आपको मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, और भी बहुत से देश के साथी रहते हैं, और अपने ही देश के बहुत से साथी एक्सपेडिशन जाते हैं। कभी कभी जैसे मैंने जो इंटरनेशनल पिक किए हैं, उनमें तो मैं अकेले ही रहा हूँ, लेकिन देश के मैंने कई अपने साथियों के साथ किया है। अभी मैंने माउंट यूनम जो किया था, तो मेरा एक साथी था महाराष्ट्र का, और तेलंगाना की एक साथी थी, बहुत से लोग थे। चलिए, तमाम चीजें भैया पूछ ली हैं आपसे। ये पर्वतारोहण के बारे में हो गई हैं, क्या आपने इतने इतने जगह जाकर अपना भारतीय तिरंगा फहराया, देश को गर्व महसूस कराया, कि यहाँ एक हरदोई के लाल ने माउंट केन्या पर 510 फीट का तिरंगा फहराया, माउंट एलब्रस पर, एलब्रस ही नाम तो है ना? जी। हाँ, माउंट एलब्रस पर तिरंगा फहराया। सभी तमाम चीजें आपके लिए होती हैं। जब आप घर आते हैं, घर का माहौल देखने लायक होता होगा। जी बिल्कुल, घर का माहौल देखने लायक होता है, क्षेत्र का। खास तौर से जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी के माध्यम से देखता रहता हूँ। जितना मैं खुश नहीं हूँ, उससे 4 गुने मेरे दोस्त और मेरी फैमिली खुश होती है, क्योंकि चारों तरफ से लोग बधाई दे रहे होते हैं। और जो अभी तक मेरे जैसे पिताजी हैं, अभी तक प्रधान से नहीं बात कर पाते थे, और मैं इवन मुख्यमंत्री से भी मिला। तो मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, सभी लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों के बीच से निकल के, गरीब फैमिली से निकल के इतना लंबा सफर तय किया, और देश ही नहीं विदेशों में अपने देश की आन बान शान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराना, तो उन सभी के लिए गौरव की बात है। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सभी के छोटे छोटे सहयोग से मैं वहां तक पहुंचा हूँ। भैया आपसे एक दो सवाल और पूछ ले रहा हूँ। जी बिल्कुल। आ, वो चीजें बताइए, जैसे सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, सबके जीवन में खुशियां आती हैं। जी, आपके जीवन का सबसे कठिन वाला पल कौन सा था? ये सबसे कठिन वाले पल की बात किया जाए, तो मुझे अभी तक तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, तो मुझे सबसे कठिन वाला दौर नहीं पता चला। लेकिन जब मेरी माताजी का देहांत हुआ, तो मुझे 2 वर्ष का था, तो मुझे याद भी नहीं है। तो मेरे फैमिली के लिए लेकिन वो सबसे कठिन दिन था। मुझे नहीं याद, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे आज तक कोई कठिन दिवस ऐसा नहीं पड़ा। छोटे मोटे तो सभी के जीवन में पड़ते हैं, लेकिन मेरे फैमिली के लिए सबसे जो कठिन था वो था, लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो एहसास नहीं होने दिया कि हाँ आपकी माताजी नहीं है, जी। भरपूर प्यार दिया आपको। अच्छा, सबसे खुशी वाला पल बताइए। आप जीवन में सबसे ज्यादा खुश हुए हो? जी बिल्कुल, जीवन में खुश तो बहुत कई सारे ऐसे चांस आए जो सब खुशी हुआ मैं। सबसे पहले कि जैसे आपको बात बताऊं, जब मैं जब मैं इस पर्वतारोहण फील्ड में आना चाहता था, उसके लिए मैं कई लोगों से मिला। इस पर्वतारोहण के लिए मैं जम्मू कश्मीर में पढ़ना चाहता था, और नाम लिखाने के लिए मैं फीस के लिए बहुत से लोगों के पास गया, नहीं हुआ। तो मैंने अपने भाभी से बात बताया ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखती हूँ। तो उन्होंने मुझे, मैं डायरेक्ट भैया से नहीं कह पाया, क्योंकि थोड़ा डर भी था, और वो भी समझता था कि इतना पैसा कहाँ से भैया लगाएंगे। लेकिन मैंने भाभी को बताया, तो भाभी ने मुझे बताया, और उन्होंने कैसे भी कन्विंस करके भैया को ये बात बताई मेरी, और उन्होंने दूसरे दिन बताया कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे खुशी की बात
ये थी, क्योंकि मेरा जो सपना था मैं पर्वतारोहण क्षेत्र जाना और देश का नाम रोशन करना। जब मेरा उस दिन एडमिशन हुआ तो मैं सबसे खुशी था और मेरी भाभी का इसमें सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि उस दिन अगर एडमिशन ना हुआ होता तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं पहुंच पाता इतनी आगे तक। तो सबसे खुशी का वो था, और उसके बाद तो कई सारी खुशी मिली मुझे और बहुत सी खुशी है। चलिए ये सभी तमाम चीज़ें हो गई हैं, सभी सवाल कर लिए हैं। जी। अब 1-2 सवाल ऐसे कर लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए। जी बिल्कुल। शादी का कब प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, शादी का तो अभी कोई नहीं, अभी हमारे बड़े भैया हैं और मैं सबसे छोटा घर में हूँ, तो मेरे पर कोई शादी का वो नहीं है। मेरे बड़े भैया नागेश्वर मौर्य जी और पिताजी सभी लोग घर पे, मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है, अब सारी चीज़ें वो देख लें। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो ऐसा कोई शादी का प्लान नहीं है। जैसे मैं सबसे ये सवाल जब पूछता हूँ, तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही आपके चेहरे पर हुआ। मैंने कहा कि आप शादी कब कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं लड़कों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, स्माइल कर देते हैं। क्या राज है इसका? अंदर से ही आती है या फिर नॉर्मल? अब राज तो आपको पता होगा, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है भैया जी, क्योंकि आपने सभी का इंटरव्यू लिया है और आप मुझसे बड़े हैं, तो थोड़ा आपको मैं छोटा हूँ। इसका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा ज़्यादा होगा। एक चीज़ और बताओ भैया, जैसे आप देश में आपका अच्छा नाम चल रहा है, प्रपोज़ल वगैरह आते हैं क्या? कोई लड़की वगैरह कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, ऐसी तमाम चीज़ें? आई लव यू वगैरह कोई कहता है क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें आम बात है, जैसा आपने बताया, आम बात। ये होता रहता है। लेकिन ये है ना कि मैं एक गरीब फैमिली से निकल कर इतना बड़ा स्ट्रगल किया, नाम किया, तो मैं ये नहीं सोचता कि किसी 2 मिनट के चक्कर में मैं अपनी लाइफ और अपना पूरा नाम और परिवार का नाम डुबो दूँ। तो इसलिए मैं इन सभी से दूर हूँ अभी, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे भी अपने देश के लिए मैं सदैव प्रयास करता रहूँगा। अच्छा, पढ़ाई में आप क्या कर रहे हैं भैया? अभी मेरा पीजी चल रहा है, ग्रेजुएशन हो चुका है अच्छा। और फ्यूचर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अब पर्वतारोहण के मामले में बात कर लेता हूँ, लास्ट सवाल रहेगा। आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? देखिए, फ्यूचर का हर माउंटेनियर का, पर्वतारोही का यही सपना होता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, उस पे भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराना। तो मेरा भी यही सपना है, बचपन से यही सपना था। मैंने जब सपना देखा था तो डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट का देखा था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि माउंट एवरेस्ट पे जाने के पहले आपको इसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कई चोटियां भी फतेह करने पड़ते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते। पहला ऐसा कुछ प्रावधान था, क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो वो मुझे बचपन से मेरा सपना था, उस पर बिल्कुल मेरी तैयारी चल रही है। संभवतः मैं 2026 में माउंट एवरेस्ट पे भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास करूंगा। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए, जैसे माउंट एवरेस्ट की आपने बात करी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए क्या-क्या शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पहले तो था कि आप किसी भी 7000 मीटर की चोटी को फतेह किए हों और बेसिक और एडवांस कोर्स किए हो। लेकिन अब उन्होंने शायद 7000 मीटर की चोटी हटा दी है, लेकिन बेसिक और एडवांस कोर्स कंपलसरी है। क्योंकि जैसे बेसिक और एडवांस कोर्स में ये होता है कि पर्वतारोहण के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, आपको कैसे यूज करना है, कौन सा इक्विपमेंट है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। और आप मिनिमम 2 या 3 एक्सपेडिशन किए होनी चाहिए। अच्छी खासी हाइट के वो एक्सपेडिशन अगर किए हैं, तभी आपको परमिशन मिलता है माउंट एवरेस्ट पे। क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और खतरनाक भी चोटी है। इस पे जो क्लाइंबिंग का रेशियो है, सबमिट का रेशियो, अगर 10 लोग जाते हैं तो उसमें 7 या 6 का ही सबमिट होता है। 3-4 लोगों का स्वास्थ्य कारणों से या डेथ हो जाती है, तो उन्हें वापस आना पड़ता है। ये एक लास्ट सवाल और पूछ ले रहा हूँ। जैसे आप पर्वतारोहण हैं, तमाम जगह जाते हैं, युवा आपसे कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैं भी इस पर्वतारोहण क्षेत्र में आने से पहले कई मार्गों के लिए मैं सोच रहा था, पहले पहले मैं टीचर बनूंगा या कोच बनूंगा। लेकिन ये होता है ना, एक बचपन से आपको डिसाइड होता है कि ये बनना है। इंटरेस्टेड तो कई, आपके सपने कई होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, आप लोग समझिएगा उसको। दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए और जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें,
वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। बहुत सी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे मेरे सामने कठिनाइयाँ बहुत सी थी। सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे मैं आपको 2 लाइनें बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था लॉकडाउन के पहले, तो मैं अपने जिलाधिकारी के ऑफ़िस जाता था। कई बार गया मैं, लगभग 3-4 बार साइकिल से गया, बस के माध्यम से, तो वहाँ पे चपरासी होता था, आज भी वही चपरासी है। वही चपरासी मुझे अंदर नहीं जाने देता था, क्योंकि मेरे पास कोई एप्लीकेशन तो शिकायत थी नहीं। मैं यही बोलता था कि डीएम साहब से मिलना है, लेकिन उसने मुझे नहीं मिलने दिया। आज वही चपरासी है, जब अच्छा खासा जान-पहचान हो गया है, तो वही चपरासी मुझे अंदर बैठालता है, डीएम साहब ना हो। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पे इतना देश का नाम रोशन किया, जो मुझे वो आज जानने लगे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी साथियों को, युवाओं को, कि जो आपका बचपन से मिशन है या अभी मिशन बनाया है, एक लक्ष्य निर्धारित करें। एक प्लान के साथ सभी के 2 या 3 सपने होते, लेकिन एक जो होता है सबसे ज़्यादा, उसको अपना फ़ोकस करें और जो आपकी सफलता है अवश्य कदम चूमेगी। पहले 4 लाइनें जो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, वो मैं सुनता था और ऐसे ही सुन लेता था, मतलब नॉर्मली सुनता था। जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो मैं सुनता था, अजीब लगती थी, मतलब इसका महत्व नहीं पता था। लेकिन पिछले 4, 5, 6 सालों में मुझे ये वास्तविक लगी। मैं जब इस फील्ड में आने के लिए इतना प्रयास किया, तो मुझे लगा वाक़ई में ये सत्य लाइनें हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन समस्याएँ आई, लेकिन आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, तो इसके पीछे मेरा स्ट्रगल और मेरी बार-बार का प्रयास है। यही स कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ बिल्कुल 100% सत्य हैं। आप सभी लोग प्रयास करिए और अपने जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें और देश का नाम रोशन करें। जी। तो आप लोग देख सकते हैं युवाओं को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कभी भी आप जीवन में हार नहीं मानिए। चाहे आपके साथ आर्थिक तंगी रही हो, चाहे लोगों ने आपका मज़ाक बनाया हो, आपके मोहल्ले वालों ने, आपके गाँव वाले ने, आपके ज़िले वाले ने, आपके दोस्तों ने, किसी ने भी आपका मज़ाक बनाया हो, उसको कहीं न कहीं आप मोटिवेशन समझ के ग्रहण करके आप आगे बढ़िए। जी, बिल्कुल। तो भैया आज हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा, रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं भैया की जो भी भैया का सपना हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, भैया के सभी सपने पूरे हों और यही कहूँगा कि आप सभी लोग मिलकर भैया को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। देखिए, तन-मन से तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, पर भैया को धन से भी सपोर्ट करिएगा। मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा, जब भी भैया माउंट एवरेस्ट की चोटी को फ़तेह करेंगे, तो हमारी टीम से एक अच्छा सहयोग जाएगा भैया के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रहेगा। पूरी टीम के लिए जाएगा, मैं खुद अपनी ऑडियंस से आपके सहयोग के लिए अपेक्षा करूँगा और वो सभी लोग आपको सहयोग देंगे। तो मेरी तरफ से इतना सा सहयोग रहेगा क्योंकि बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो भी मेरे एक्सपीडिशन है अभी तक, आप सभी का सहयोग रहा सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपसे फर्स्ट टाइम अभी मुलाकात हुई, लेकिन पिछले 2 साल से आप मेरा लगातार सहयोग कर रहे हैं और आशा करते हैं आपके सभी श्रोता और ऑडियंस भविष्य में भी जो भी एक्सपीडिशन रहेगी मेरा सहयोग करेंगे और मैं देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जितनी भी ऊंचाई तक मुझसे हो सकेगा मैं फहराने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, आपने कीमती समय दिया, आप हरदोई से चलकर आए। थैंक यू। लास्ट सवाल ये कर ले रहा हूँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे, मुझसे भी मिलने, मैं भी मिलना चाहता था पिछले 2 वर्षों से, लेकिन आप भी व्यस्त थे, मैं भी एक्सपीडिशन को लेकर व्यस्तता जी। था। लेकिन हम दोनों लोगों की उत्सुकता आज मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा लगा आपका सिस्टम और सभी लोग भैया का सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा अभी कम, भैया को ज़्यादा सपोर्ट करें, जो भी क्योंकि भैया को ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल दोनों लोगों का सपोर्ट करिएगा, क्योंकि भैया जो हम लोग जैसे हैं, सभी की एक गांव से निकलकर लोगों का सपोर्ट करना, क्योंकि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल जो भी हैं, सभी लोग दिखाते हैं। एक गांव से एक छोटी प्रतिभा को दिखाना भैया का वो है, हुनर है और भैया सभी का सपोर्ट करते हैं। तो आप भी सभी लोग सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके भैया, थैंक यू। आप सभी लोग भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। माउंटेनर अवनीत नाम से आईडी है, आप लोग जाइएगा, फॉलो कर लीजिए और जो भी भैया को सहयोग आप लोग करना चाहते हैं, भैया के बायो में वो सभी तमाम चीज़ें मौजूद आपको मिल जाएँगी। आप लोग
सभी लोग जाइएगा, 1 रुपये 2 रुपये जितने भी आप सहयोग कर पाए वो सहयोग कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।